दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं प्रबंध का। इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं प्रबंध का, जिसमें प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध के उद्देश्य पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर वो वीडियो देख लें। अब उसके आगे जो बचा हुआ टॉपिक है उसी में सेकेंड पार्ट में लेकर आया हूँ। तो देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए प्रबंध की प्रकृति का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते हैं। तो अब देखिए प्रबंध की जो प्रकृति है उसे हम 3 प्रकार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए 3 प्रकृति कौन कौन सी। पहली प्रकृति है हमारी जो प्रबंध है, कला या विज्ञान है। ठीक है, प्रबंध क्या है? कला या विज्ञान है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। अब इसमें हम आपको क्वेश्चन ये आता है कि कला है तो क्यों कला है, ठीक है, और विज्ञान है तो क्यों विज्ञान है। प्रबंध को विज्ञान क्यों कह सकते हैं, क्या कारण है, उन कारणों से क्वेश्चन बनता है इसका। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेकंड कंटेंट है क्या है हमारा, प्रबंध। प्रबंध एक पैसे के रूप में, प्रबंध एक पैसा है। तो किस प्रकार से पैसा है, इसके जो कंटेंट रहते हैं, कारण है, उससे क्वेश्चन बनाया जाता है। प्रबंध एक सामाजिक सेवा के रूप में, प्रबंध एक सामाजिक सेवा के रूप में किस प्रकार से, ठीक है। तो प्रबंध को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा कंटेंट है वो क्या है, प्रबंध एक कला या विज्ञान है। इसको समझेंगे कि प्रबंध अगर कला है तो क्यों है कला है, और विज्ञान है तो क्यों विज्ञान है, क्या कारण है इसके, ये पूरा पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रबंध विज्ञान और कला क्यों है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अध्ययन के क्रमबद्ध ज्ञान का संक्षिप्त विषय विज्ञान होने के कारण। अभी पहले विज्ञान के कारण जानेंगे कि भैया प्रबंध विज्ञान क्यों है, ठीक है। तो इसके जो कारण है उस पर बात करते हैं। पहला तो ये क्या है कि विज्ञान कोई भी विषय विज्ञान क्यों कहलाता है। तो विज्ञान कहलाने का कारण है कि उसमें तथ्य और क्रमबद्धता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रबंध में भी तथ्य होते हैं और क्रमबद्धता होती है। तथ्यों के विश्लेषण होना चाहिए, तथ्यों का क्या होना चाहिए, उसमें विश्लेषण होना चाहिए किसी भी विषय को विज्ञान कहने के कारण, ठीक है। ये नियम, सिद्धांत, कारण, परिणाम के आधार पर निर्मित होते हैं, ठीक है। जो ये नियम है, इनके नियम होते हैं, कारण होते हैं और परिणाम होते हैं, मतलब परिमाण, मतलब उससे कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए, तभी हम किसी भी विषय को विज्ञान कह पाएंगे। चौथा जो कंटेंट है वो क्या कहता है, किसी भी विषय को विज्ञान कहने का। तो देखिए चौथा जो तत्व है वो कह रहा है विज्ञान कहने का जो तत्व है, देखिए चौथा है विज्ञान के नियमों में सार्वभौमिकता, मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए। जो सिद्धांत है, नियम है, वो 100% प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, जिससे साबित हो जाए, ठीक है। वो चेंज नहीं होना चाहिए समय के साथ विज्ञान बनाने के लिए हमें। अब देखिए अध्ययन के अंतर्गत व्यक्तियों के समूह व्यवहार का अवलोकन करने के लिए परिकल्पनाओं का। और देखिए क्या क्या परिकल्पना है। तो देखिए पहली परिकल्पना दी गई है यहाँ पर, देखिए निर्णय किया जाता है कि संग्रहित तथ्यों का विश्लेषण के आधार पर उन परिकल्पनाओं की जांच की जाती है कि भैया ये विज्ञान होगा या कला होगा। तो प्रबंध के सिद्धांत, नियमों का निर्माण किया जाता है, इस प्रकार वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक नीतियों को अपनाते हैं, जिससे पता चलता है कि विज्ञान है, ठीक है। देखिए पहला क्या है, सिद्धांतों का प्रतिपादन। विज्ञान की भांति प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन भी विभिन्न व्यवसाय तथ्य तथा गैर व्यवसायिक उपक्रमों। देखिए विज्ञान इसलिए कहा जाता है कि भैया जो तथ्य या आंकड़े होते हैं वो प्रमाणित होते हैं, ठीक है। प्रबंध में जो तथ्य या आंकड़े निकलते हैं वो क्या रहते हैं, प्रमाणित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए सेकंड जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है हमारा, तीसरा पॉइंट है। देखिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, तीसरा पॉइंट कह रहा है कारण, परिणाम, परिमाण, संबंध, अन्य प्रकृति विज्ञानों की भांति प्रबंध के सिद्धांत भी कुछ निश्चित घटकों के कारण और परिमाण के संबंध में की व्याख्या करते हैं। उदाहरणतः रसायन विज्ञान एक निश्चित ताप, दाब, 2 भाग हाइड्रोजन, ठीक है। जिस प्रकार से बाकी विज्ञानों काम करते हैं उसी प्रकार से प्रबंध के भी अपने कुछ सिद्धांत है, ठीक है, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो प्रबंध है ये क्या है, एक विज्ञान है, ठीक है। इसमें भी हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और आंकड़ों से ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। इसके बाद देखिए और आगे बढ़ते हैं। ये चौथा तथ्य भी दिया है इसने। तो चौथा सिद्धांत कह रहा है सिद्धांत में नियम सार्वभौमिकता, मतलब जो इसके आंकड़े होते हैं, जो निष्कर्ष निकालते हैं वो सब दूर मान्य होता है, ठीक।
अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो सफल होगी, और प्लानिंग खराब है तो फेल हो जाएगी। और यही हम जब दूसरी इसी प्रकार की घटना घटती है तो उस पर भी वही सिद्धांत लगाते हैं प्रबंध पर। अब देखिए इसके बाद अगला, अब देखिए प्रबंध कला के रूप में अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रबंध कला के रूप में किस प्रकार से है। तो प्रबंध कला क्यों है, प्रबंध को कला क्यों कहते हैं, ये जानेंगे हम। देखिए प्रबंध को विज्ञान मानने के उपरांत यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्रबंध कला है शब्द से आशय किसी अध्याय व्यवहारिक पक्ष से लगाया जाता है कि भैया विज्ञान, अगर हम प्रबंध को विज्ञान कह रहे तो क्या कला है या नहीं है, फिर ये प्रश्न खड़ा होता है। तो अब इसके जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं उस पर बात करते हैं हम कि भैया विज्ञान जो ये प्रबंध है ये कला किस प्रकार से होगा। तो देखिए प्रबंध कला होगा वास्तव में विज्ञान द्वारा तथ्यों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है और कला द्वारा इन तथ्यों और सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। अब देखिए विज्ञान तो तथ्यों के कारण हो रहा है, ठीक है, प्रबंध, पर जो व्यवहारिक रूप है वो कौन प्रदान करता है, कला प्रदान करती है। प्रबंध को व्यवहारिक रूप किसने प्रदान किया, कला ने, ठीक है। तो प्रबंध क्या हो गया, कला हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है सेकंड पॉइंट हमारा, फर्स्ट समझा दिया मैंने आपको, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। व्यवहारिक व्यक्तिगत दक्षता का प्रभाव, प्रबंध की सिद्धांत तकनीकें तथा समान परिस्थितियां होने पर भी प्रत्येक प्रबंधक द्वारा प्राप्त परिणाम समान नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रबंधक की व्यक्तिगत दक्षता का परिणाम पर भी भारी पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर उसकी अच्छी नीति है तो क्या होगा, वो सफल होगी। अगर नीति अच्छी नहीं है उसकी तो वो प्लान उसका फेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अनुभवों द्वारा सुधार। जिस प्रकार संगीतकार निरंतर अभ्यास से अपनी कलाओं में माहिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक प्रबंधक भी निरंतर प्रयासों से अपने प्रबंध में माहिर हो जाता है, कुशल हो जाता है, ठीक है। तो भैया ये एक इस कारण से हम क्या कहेंगे, कला कहेंगे, क्योंकि एक जो संगीतकार होता है वो भी लगातार प्रैक्टिस करते करते सब सीख जाता है। तो एक प्रबंधक भी बार बार योजनाएं बनाकर क्या करेगा, सीख जाएगा। तो इस प्रकार से प्रबंध क्या हुआ, कला भी हुआ और विज्ञान भी हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया प्रबंध क्या है, तो प्रबंध विज्ञान और कला दोनों, ये वही दिया हुआ है आगे भी। चलो देखते हैं अगला चौथा पॉइंट भी दिया हुआ, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, तो देखिए परिस्थिति के अनुसार निर्णय एक प्रबंधक एवं प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करने पूर्व, देखिए परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है कि एक प्रबंधक जो नियम है, कायदे है, जो रूल है वो लागू करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्रबंध भी एक कला हो गई। इसके बाद देखिए पांचवा क्या कहता है कि भैया प्रबंध में क्या होती है, दूरदर्शिता होती है। प्रबंध में क्या देखने को मिलेगी आपको, दूरदर्शिता। तो कला में भी क्या होती है, दूरदर्शिता होती है। देखिए दूरदर्शिता का महत्व, एक प्रबंधक अपनी दूरदर्शिता व कल्पनाशीलता के आधार पर ही उत्पादन विभिन्न साधनों का इस प्रकार समन्वय करता है कि उनका कुशलतम उपयोग होता है, परिणाम स्वरूप संस्था के लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो जाता है। दूरदर्शिता कल्पना शक्ति ही है, उत्पन्न कार्य सुचारू रूप से हो जाता है, अतः इस रूप को प्रबंध को कला माना जा सकता है। तो भैया प्रबंध क्या हुआ, प्रबंध क्या हुआ, कला के साथ साथ विज्ञान भी है, ठीक है। अब इसको कला क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई प्रोजेक्ट रहता है तो उसमें लंबी कल्पनाशीलता लेकर आते हैं, तो कला में भी क्या होता है कि इसमें सुधार करेंगे और एक लंबा प्लान लेके चलते हैं हम। तो ये क्या है, प्रबंध एक कला और विज्ञान है, ठीक है। तो इसके ये कारण है कि इसे हम कला भी कहेंगे और विज्ञान भी कहेंगे प्रबंध को। ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जरूर ध्यान रखना आप, ये आना ही है 101% बंटवारे में कि भैया विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों है प्रबंध, ठीक है। क्या है इस टाइप से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये वही समझाया हुआ है कि भैया क्यों कला वगैरह, इसका निष्कर्ष दिया है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, प्रबंध एक पेशे के रूप में। प्रबंध क्या पैसा है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या प्रबंध मैनेजमेंट पैसा है। तो भैया ये बिल्कुल 101% सही बात है कि प्रबंध भी क्या है, एक पैसा। एक जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर होता है तो डॉक्टर होना उसका पैसा होता है, कोई वकील होता है तो उसका वकील होना पैसा होता है।
एक मैनेजर है, जो मैनेजमेंट का काम कर रहा है, वो क्या हुआ, उसका भी तो पेशा है प्रबंध। अब देखिए इसके भी इसी प्रकार से कुछ उन्होंने सिद्ध करने की बात कही है, कुछ तथ्य दिए हैं, उस पर बात करते हैं। प्रबंध को प्रकृति को पूर्ण रूप से समझने के लिए यहाँ जानना भी महत्वपूर्ण है कि क्या प्रबंध एक पेशा है। पूर्व में स्वामित्व और प्रबंध में पृथकता पर कम ही जोर दिया गया। पहले इस बात पर कोई फोकस नहीं किया जाता था कि भैया ये पैसा है या नहीं है, ठीक है। पूंजीपतियों का यही प्रयास रहा है कि वो ही पूंजी लगाएं और अपनी पूंजी को संरक्षित रखने के लिए स्वयं प्रबंध में सक्रिय भाग लें, ठीक है। पहले पूंजीपतियों का एक ही मोटो रहता था कि जो पैसा लगा रहे हैं वही लगाएं और पूरा मैनेजमेंट भी वही करें। फिर जैसे जैसे मार्केट ग्रोथ होने लगी तो फिर क्या हुआ, स्पेशल प्रबंधक बुलाए जाने लगे। आज जो पैसा लगाता है वो पैसा लगा देता है और कंपनी या जो भी संस्था है उसमें एक मैनेजर अलग होता है या एक मैनेजरों का ग्रुप अलग रहता है, ठीक है। मैनेजमेंट कमेटी अलग होती है, तो उसका काम होता है मैनेजमेंट करने का। तो मैनेजमेंट क्या हुआ, आज एक पैसा हो गया, ठीक है। वर्तमान में, पहले इसको पैसा नहीं माना जाता था, ठीक है। पहले प्राचीन अवधारणाओं में जब खुद व्यापारी पैसा लगाता था, आज इसका स्वरूप बदल गया। तो आज ये क्या हो गया है, पैसे के रूप में आ गया, ठीक है। इसमें भी वही कंटेंट दिया हुआ है सेम कि किस प्रकार से पैसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए प्रबंध एक पैसा है या नहीं, या जानने के लिए सर्वप्रथम हमें अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझना होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे अर्थ और विशेषता जॉर्ज के अनुसार आज हम पैसे को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें ज्ञान सुपरिभाषित है, जो विद्वतापूर्ण, बौद्धिक तथा संगठित है, जहाँ शिक्षा और परीक्षा के बिना प्रवेश संभव नहीं है और जिसका मुख्य उद्देश्य आत्म परितोषक प्राप्त करने के स्थान पर दूसरों की सेवा करना है। अन्य शब्दों में पेशेवर से आज से एक ऐसे व्यक्ति से है कि जो पैसे एवं तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुरूप कार्य करता है, और इस प्रकार पैसे का प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। अब देखिए पैसे की क्या क्या विशेषताएं होती है वो दी है आगे। जैसे कोई भी पैसा अपनाता है व्यक्ति तो उसकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है। मैनेजमेंट का अगर आपने पैसा अपनाया तो उसकी क्या क्या विशेषता रहेगी, ठीक है। तो देखिए क्रमबद्धता एवं ज्ञान एवं तकनीकी की दक्षता। अगर कोई व्यक्ति मैनेजर बनता है तो उसमें क्या रहेगी, क्रमबद्ध ज्ञान रहेगा, ठीक है, मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर इसके बाद तकनीकी दक्षता रहेगी, मतलब वो टेक्निकल रूप से क्या रहेगा, कुशल रहेगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को मैनेजर बनाया जाएगा जिसको टेक्निकल नॉलेज हो, ठीक है, उस फील्ड का, ठीक है। ज्ञान का भंडार होगा, ठीक है, विकसित हो चुका होगा, ठीक है। व्यवहारिक प्रयोग, ठीक है, व्यवहारिक प्रयोग हेतु साहित्य का विकास भी हो चुका होगा, ठीक है, मतलब उसको साहित्यिक ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। संचित ज्ञान भी उपलब्ध हो, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर सारे वही पॉइंट दिए हैं उसमें कि भैया एक प्रबंधक कब बन सकता है कोई व्यक्ति, उसके पास ज्ञान होना चाहिए उस फील्ड का, ठीक है, जिसमें वो प्रबंध करना चाह रहा है, ठीक। अगर कोई व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तो उसे हम प्रबंधक नहीं अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक। देखिए इसके बाद ईमानदार होना चाहिए हो, ईमानदारी से पालन करें, नहीं तो पता चले कि कई बार प्रबंधक ऐसे होते हैं कि पूरी कंपनी या उस संगठन को ही बर्बाद कर देते हैं और पूरा पैसा खुद हड़प लेते हैं। तो ऐसा प्रबंधक नहीं होना चाहिए, ठीक। ये प्रबंधक के गुण दिए हुए हैं कि भैया क्या क्या होना चाहिए एक पेशेवर में, ठीक है। इसके बाद देखिए नवीन विचार होना चाहिए। पेशेवर के पास क्या होना चाहिए, अब अपनी संस्था या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए नवीन विचार होना चाहिए, नई नई प्लानिंग बनाना चाहिए उसको, और उसका क्रियान्वयन करवाना चाहिए, तभी तो वो सफल होगा। जैसे सरकार अगर पटवारियों की भर्ती कर रही है तो पटवारी की भर्ती इसलिए कर रही है कि भैया नया प्रोजेक्ट ला रही है सरकार। अब क्या होगा कि पटवारियों को ही काम सौंप दिया जाएगा आने वाले समय में, खसरा विवन वो अपने क्षेत्र की खुद ही निकाल के दे देंगे, ठीक है। अभी ऐसा है कि तहसील मुख्यालय से निकलवाना पड़ती है, पटवारियों को और ज़्यादा कार्य दिया जाएगा ताकि वो प्रशासन ठीक से चल पाए, ठीक। तो इसलिए पटवारियों की नहीं, अब गवर्नमेंट ने बोला कि एक पंचायत पर एक पटवारी होगा। पहले 2, 4, 6 पंचायतों को मिलाकर एक पटवारी हुआ करता था, अब क्या हो जाएगा, एक तहसील पर एक पटवारी होगा, ठीक। तो और ज़्यादा प्रशासन ठीक से चलेगा, ठीक है। तो ये प्रबंध हो रहा है, और प्रबंधी क्या कर रहा है, जो पेशेवर प्रबंधक है वो नई नई नीतियाँ बना कर देंगे, मनरेगा वगैरह पे भी पटवारियों को इन्वॉल्व करेंगे आने वाले समय में, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएगी, ठीक है, नए प्लान के तहत। तो प्रबंधक कैसा होना चाहिए भैया, नवीन विचार होना चाहिए उसके, और श्रेष्ठ निष्पादन, मतलब वो ठीक से क्रियान्वयन भी करवा पाए, ऐसे विचार होना चाहिए उसके पास। इसके बाद देखिए अगला क्या है हमारा, अगला कंटेंट देखते हैं,
प्रबंधन में देखिए आचार संहिता, आचार संहिता पैसे के संचालन तथा पैसे के नियमन। अब देखिए आचार संहिता का मतलब ये है यहाँ पर कि जो प्रबंधक होगा, जो मैनेजर होगा, जो प्रबंध कर रहा है, उसके लिए भी आचार संहिता होना चाहिए। आचार संहिता का मतलब है कि उसके लिए भी रूल रेगुलेशन होना चाहिए। वो अपने हिसाब से निरंकुश रूप से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला पाए, ठीक है, उसके लिए भी कुछ कंट्रोल करने की यूनिट होना चाहिए कि भैया वो जैसे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है वो उसको कंट्रोल करे, या फिर एक कमेटी बनाई जाए कि ये सबके डिसीजन के साथ कोई निर्णय लेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक प्रबंधक होता है वो अपने हिसाब से सारा पैसा निकाल लेता है और हड़प लेता है, ये भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए आचार संहिता होना चाहिए प्रबंधक के लिए। आचार संहिता में सारी आचार संहिता की बात की जाएगी, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए उसका, नहीं तो पता चले जो हमें 5 साल के अंदर प्लान बनाना था, पूरा करना था, वो 10 साल में कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों की बात की गई है उसकी, ठीक, प्रबंधन की यहाँ पर। इसके बाद देखिए परामर्श के रूप में पैसे केवल नौकरी के रूप में ना होकर स्वतंत्र परामर्श के रूप में। देखिए आज अगर हम बात करें कि भैया पैसा क्या है, तो पैसा एकमात्र नौकरी नहीं है कि भैया आप मैनेजर बन गए और काम हो गया आपका, प्रबंधक का पद ले लिया आपने और काम हो गया। अब देखिए तो परामर्श के रूप में पैसा केवल नौकरी के रूप में ना होकर एक स्वतंत्र परामर्श के रूप में भी हो सकता है। देखिए कुछ कंसल्टेंसी वाले होते हैं जो परामर्श देते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट करते हैं कि जैसे कई कंपनियां क्या करती है, एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं उन्हें, तो वो कंसल्टेंसी से संपर्क करती हैं। तो कंसल्टेंसी खुद प्रबंध करती है, ठीक है, विज्ञापन वगैरह देती है, एम्प्लॉयज़ को बुलाती है, इंटरव्यू वगैरह सब वो करती है और वो कंपनी को डायरेक्ट भेज देते हैं, ये एम्प्लॉयज़ वहाँ पर चले जाएगा। तो ये क्या करा उन्होंने, परामर्श स्वतंत्र है वो, ठीक है, नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो प्रबंध तो कर रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे अगला क्या है, वही नौकरी वाला, नौकरी पेशा प्रबंध वाला, डिग्री वगैरह, जो कंसल्टेंसी वाला उदाहरण दिया है मैंने आपको, उसी का ये पार्ट है। देखिए इसमें आगे चलते हैं हम और देखिए अब प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध का उद्देश्य क्या है, ठीक है, प्रबंध का उद्देश्य सामाजिक होना चाहिए। देखिए निर्णय सहयोग, अब देखिए प्रबंध एक सामाजिक है या नहीं है, ठीक है, सामाजिक उद्देश्य की बात करेंगे हम प्रबंध की, ठीक है, सामाजिक, पैसा सामाजिक होता है नहीं, मतलब प्रबंध सामाजिक है या नहीं उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगला जो पॉइंट था हमारा तीसरा वो क्या है, प्रबंध सामाजिक रूप में है या नहीं, ठीक है। अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, हम तीसरा कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये वाला, देखिए 3 रूप बताए थे जो प्रबंध के, उसमें देख लेते हैं हम। ये जो तीसरा कंटेंट है, ठीक है, विज्ञान कला हो गया था प्रबंध, ठीक है, ये 3। तो अब सामाजिक सेवा के रूप में प्रबंध, कौन सा कंटेंट कर रहे हैं हम, तीसरा वाला जो बचा है हमारा, ठीक है, प्रबंध एक सामाजिक सेवा के रूप में। अब प्रबंध सामाजिक सेवा के रूप में कैसे है उस पर बात करेंगे हम। तो देखिए प्रबंध एक सामाजिक सेवा के रूप में किस प्रकार से काम करता है, वो वाला कंटेंट समझ रहे हैं हम। वीडियो को तब तक शेयर कर दें आप। देखिए सामाजिक जो प्रबंध होता है उसमें क्या क्या किया जाएगा उसकी बात करेंगे। तो देखिए सामाजिक प्रबंध जो अगला टॉपिक है, देखिए यहाँ पर सामाजिक सेवा होना चाहिए। प्रबंध का उद्देश्य क्या होना चाहिए भैया, सामाजिक सेवा। प्रबंध का क्यों किया जाता है किसी भी चीज़ का, आप लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, सामाजिक सेवा के लिए। तो सामाजिक उद्देश्य भी होता है प्रबंध का, ठीक है। इसके बाद इस संबंध में अनेक तर्क दिए जाते हैं जिनमें प्रमुख है निगम में हित रखने वाले कर्मचारी, श्रमिक, उपभोक्ता आदि समाज में भिन्न समूह होते हैं। जो कर्मचारी वगैरह एम्प्लॉयज होते हैं वो भी तो समाज का पार्ट है, जबकि अंशधारी एक छोटा सा समूह मात्र होता है। जो शेयर होल्डर होता है या अंशधारक होता है उसका एक छोटा सा मात्र समूह है, ठीक है। अतः प्रबंधक को चाहिए कि वह सभी समूहों का उचित ध्यान रखें, ठीक है। प्रबंध समाज के लिए उत्पादन में से एक तथा इसकी उपयोगिता, इसके व्यवहार में लाए जाने वाली पद्धति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो देखिए जो प्रबंध है वो क्या है, समाज से भी जुड़ा हुआ है। प्रबंध समाज के बगैर काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि समाज के अंग प्रबंध भी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्रबंध कर रहा है और अगर हम सोचे कि समाज से बाहर जाकर वो कुछ कार्य कर दे तो कर सकता है क्या, समाज से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है।
क्योंकि जितना भी प्रबंध करना है वो समाज के लिए करना है, कि आपको मैनेजमेंट करना है भैया, आप तीसरे ग्रह पर जाकर या किसी अन्य प्लेनेट पे जाकर मैनेजमेंट कर रहे हो, तो उससे समाज को फायदा हो रहा है क्या? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, समाज के लिए प्रबंध करते हैं जो समाज के हित में हो। अब देखिए इसके बाद प्रबंध, अगला जो इसी में टॉपिक है हमारा, प्रबंध के स्तर। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के 3 स्तर, ठीक है। अब देखिए 3 स्तर कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए 3 स्तर होते हैं प्रबंध के। पहला होता है उच्च स्तर, उच्च स्तर होता है। फिर दूसरा होता है मध्य स्तर, ठीक है, मध्य स्तर होता है। फिर होता है निम्न स्तर। ये 3 स्तर होते हैं प्रबंध के, नोट करें आप। प्रबंध के कौन से 3 स्तर होते हैं? उच्च स्तर होता है, मध्य स्तर होता है और निम्न स्तर होता है। अब उच्च स्तर में कौन आएगा, जैसे समझना है यहाँ पर। उदाहरण लेते हैं हम एक मध्य प्रदेश शासन का। मध्य प्रदेश शासन का उच्च स्तर में क्या होगा? उच्च स्तर में मुख्यमंत्री, ठीक है। प्रबंध के उच्च स्तर में क्या हो गया? मुख्यमंत्री हो गया, सचिव, ठीक है, और उस मंत्रालय के मंत्री, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? उच्च स्तर हो गया, ठीक है, या मंत्रिमंडल। ये प्रबंध का क्या हो गया? उच्च स्तर हो गया, ठीक। अब जैसे ये कोई प्लान लाए हैं, ठीक है, अब इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि भैया सभी किसानों को मध्य प्रदेश सरकार 4-4 हज़ार रुपये देगी, ठीक है। कितना पैसा देगी मध्य प्रदेश सरकार किसानों को? 4,000 रुपये 1 साल में देगी। तो ये प्लान कहाँ पर बना? उच्च स्तर पर। और जो ये सचिव वगैरह जो थे, इन लोगों ने इसका क्या बनाया? प्रारूप वगैरह बनाया, मुख्यमंत्री के सामने पेश किया, मंत्रिमंडल से पास हुआ, राज्यपाल के हस्ताक्षर हुए। तो ये कौन सा प्रबंध है? उच्च स्तरीय प्रबंध, ठीक है। उच्च स्तरीय प्रबंध का सामान्य कार्य होता है योजनाएं बनाने पर काम करता है, ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंध। और मध्य स्तरीय प्रबंध क्या करता है? मध्य स्तरीय जो प्रबंध होगा, और मध्य स्तरीय प्रबंध की बात करें तो हम सभी 52 जिलों के 52 कलेक्टर ले लेते हैं। 52 जिलों के 52 कलेक्टर हो गए और उनके नीचे के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो सभी आ गए। तो ये मध्य स्तरीय प्रबंध है। या हम यहाँ पे ले सकते हैं कि डिवीजन, ब्लॉक, डिवीजन मतलब संभाग स्तर पर जो अधिकारी होंगे वो सब क्या होंगे? मध्य स्तर के, ठीक है। और निम्न स्तर में क्या रहेंगे? जो 4,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार देगी किसानों को, इसके लिए जो निम्न लेवल के अधिकारी है, ठीक है, पटवारी वगैरह हो गए, वो सब सर्वे करेंगे। तो ये कौन से स्तर के कर्मचारी हो गए? निम्न स्तर के कर्मचारी। तो प्रबंध कितने स्तरों पर किया जाता है? 3 स्तरों पर किया जाता है, उच्च, मध्य और निम्न। अब देखिए हम उच्च स्तर के प्रबंध की विशेषताएं देखेंगे कुछ आगे, कि उच्च स्तर के प्रबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, निम्न स्तर के प्रबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च स्तर का प्रबंध। देखिए ये यहां पर वही दिया हुआ है सारी चीजें, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध, ठीक है। अब देखिए उच्च स्तरीय प्रबंध की बात करेंगे हम, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें हम और वीडियो को शेयर कर दें। देखिए इस स्तर में संस्था में वह व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनके पास अधिक अधिकार होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास अधिक अधिकार होते हैं, कम अधिकार होते हैं या अधिकार ही नहीं होते हैं? तो अधिक अधिकार होते हैं, ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक। और नीतियों का निर्माण करते हैं। अब एक अगला प्रश्न क्या बनता है यहाँ पर कि भैया कौन सा प्रबंध नीतियां बनाता है? तो उच्च स्तरीय प्रबंध नीतियां बनाता है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। परंतु उनके क्रियान्वयन के लिए पूर्णता उत्तरदायी होता है। और उनका क्रियान्वयन कौन करवाता है? उच्च स्तर वाला, निम्न स्तर को आदेश देता है। अब उच्च स्तर में कौन कौन होता है? अध्यक्ष होता है, प्रबंधक होता है, ठीक है, प्रबंधक, संचालक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, ये सारे किस में आएंगे? ठीक है, इनके नाम नोट कर लें कि भैया उच्च प्रबंधक मतलब उच्च प्रबंधक में कौन कौन आता है? अध्यक्ष आता है, प्रबंधक आता है, संचालक आता है, महाप्रबंधक आता है, उप महाप्रबंधक आता है। ये सब उच्च स्तरीय प्रबंधक में आते हैं, ठीक है, श्रेणी में आते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है। अब देखिए इसके बाद प्रभावित करते हैं इन कार्यों के विशाद ज्ञान, व्यवहारिक कुशलता, योग्यता आवश्यक होती है। अब देखिए भैया उच्च स्तरीय प्रबंधक होंगे तो सीधी सी बात है
कि वो ज़्यादा नॉलेज वाले होंगे उस फील्ड के, एक्सपर्ट लोग होंगे उस स्तर के, ठीक है, वही लोग प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, ठीक है। यही कह रहा है पूरा ये कंटेंट। इसके बाद देखिए आगे, अब देखिए उच्च स्तरीय प्रबंध के उद्देश्य, ठीक है। उच्च स्तरीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले एग्जाम में कि उच्च स्तरीय प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या मोटो है उनका, ठीक है। तो देखिए इस पे बात करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर पहला जो उच्च स्तरीय प्रबंध का उद्देश्य दिया हुआ है हमारा, वो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं वगैरह हैं। तो उद्देश्य निर्धारण, उच्च स्तरीय प्रबंधन संस्था के उद्देश्य, ठीक है। अब देखिए उत्पादन कितना किया जाना है, बिक्री अथवा टर्नओवर कितना है, मतलब उच्च स्तर का जो प्रबंध होता है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि भैया कितना उत्पादन करना है, किस योजना पर काम करना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, जनता का कितना फायदा होना है, जनता का कितना अहित होना है इससे, ठीक। तो ये सारा काम कौन करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंध। जो सेकंड है वो नीति निर्धारण, इसका अगला कार्य क्या होता है? उच्च स्तरीय प्रबंध नीति निर्धारित करता है, प्लान बनाता है, ठीक है, कि किस प्रकार का प्लान होगा और किस प्रकार से कौन से लेवल पर क्रियान्वयन होना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो है हमारा, इसमें अगला जो कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंध का, क्रियाओं का निर्धारण। क्या करेगा अगला? क्रियाओं का निर्धारण कौन करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंध। कौन कौन से काम किए जाएंगे, ठीक है। चौथा क्या है? संसाधनों की व्यवस्था, संसाधनों की व्यवस्था। जैसे मान लीजिए सर्वे करवाना है और सर्वे के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरण की आवश्यकता है, ठीक है, फील्ड का सर्वे करवाना है। पहले जरीब से नापते थे, आज एडवांस मीटर वगैरह आ गए, उससे जमीन को नापा जाता है। तो ये प्रबंध कौन करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंध। फिर इसके बाद देखिए अगला जो है हमारा, जैसे अगला है नियंत्रण। अगला जो पॉइंट है हमारा देखिए पांचवा है नियंत्रण, लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कंपनी के कार्यों पर निरंतर निगरानी। अब निगरानी कौन रखेगा? तो उच्च स्तरीय प्रबंध मैनेजमेंट रखेगा। बजट किसके पास होगा? ये भी उच्च स्तरीय प्रबंधन के पास होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही होती है, अगर पैसा नहीं है तो कितना भी अच्छी योजनाएं बना लो, फेल होना ही है उसको। बजट पूरा उच्च स्तर के प्रबंध के पास होता है, निम्न स्तर के प्रबंध के पास बजट नहीं होता है, ठीक होता है पर उस सीमित क्राइटेरिया में होता है। पूरा बजट उच्च स्तरीय प्रबंध के पास होता है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रबंध है ना, मधुर संबंध भी होना चाहिए, ठीक है। प्रबंध का क्या उद्देश्य है? मधुर संबंध। अगर उच्च स्तरीय प्रबंधक है और उसके संबंध निम्न स्तरीय कर्मचारियों से ठीक नहीं है तो उसका प्लान सफल नहीं होगा, फेल ही होना है, ठीक है। तो संबंध श्रमिक या जो भी उसके अधीनस्थ है उनसे मधुर होना चाहिए और समाज में भी मधुर होना चाहिए। प्रबंध का महत्व क्या है, ठीक है। अब क्या है अगला हमारा? उच्च स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध क्या करता है? तो मध्य स्तरीय प्रबंध का कार्य होता है कि जो योजनाएं बनाई गई है उसका निम्न स्तर के प्रबंधक के द्वारा क्रियान्वयन करवाना। ये पूरा मॉनिटरिंग करने का काम करता है निम्न स्तर के प्रबंध को, ठीक है। मध्य स्तरीय प्रबंध निम्न स्तर के प्रबंध पर जो योजनाएं बनाई गई है उसे क्रियान्वित करवाने का कार्य करता है, ठीक है। ये कार्य कौन करेगा? मध्य स्तर का, ठीक है। और जो निम्न स्तर का प्रबंध होगा ये योजना को पूर्ण रूप से जमीनी स्वरूप देता है, जमीनी स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट करवाने का कार्य करता है निम्न स्तरीय प्रबंध, ठीक है। और मध्य स्तरीय प्रबंध पूरा उसका मैनेजमेंट करने का काम करेगा उस क्षेत्र विशेष में, ठीक। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राज्य स्तर पर योजनाएं बनी हैं, ठीक है, राज्य स्तर के जो उच्च प्रबंधक है उन्होंने वो योजनाएं बना दी। फिर उसके बाद मध्य स्तर हो गया आपका, अगर हम बात करें तो जिला स्तर ले सकते हैं आप, कि जिला स्तर के जो उच्च अधिकारी हैं वो उस योजना को निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा उस योजना का क्रियान्वयन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का स्तर हो गया। अब देखिए इसी में आगे देखते हैं हम प्रबंधन का क्या महत्व रहता है, ठीक है। प्रबंधन का महत्व, ठीक। अगला जो टॉपिक है हमारा प्रबंधन का क्या महत्व होता है मैनेजमेंट में, ठीक है। देखिए प्रबंधन का महत्व, प्रबंधन की आवश्यकता इस पृथ्वी पर सभ्यता समुदाय के साथ साथ हुई। अब देखिए प्रबंधन की आवश्यकता व्यक्ति को क्यों रही है? स्टार्टिंग से रही, जब से पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है तब से ही प्रबंध की आवश्यकता महसूस की गई, पर समय के साथ धीरे धीरे उसमें इम्प्लीमेंट होता है। पहले जंगल में आदि मानव रह रहा होगा, फिर उसने धीरे धीरे सुधार किया, फिर वो स्थायी बस्ती के रूप में बसने लगा। स्थायी बस्ती के रूप में बसने लगा तो फिर उसने सामूहिक रूप से कुछ नेता वगैरह चुनना स्टार्ट किया, फिर वहीं से प्रबंध स्टार्ट हो जाएगा। प्रबंध का इतिहास बहुत प्राचीन है, ठीक।
तो इसका अपने जीवन सोसाइटी देख सकते हैं आप, ये सोसाइटी में भी होता है, सोसाइटी में सेक्रेटरी होता है, घर के आसपास क्लब वगैरह सब जगह क्या होता है, कोई ना कोई प्रबंधक होता है, ठीक है। वो किस रूप में, अलग अलग रूप में सब जगह प्रबंध करता है, ठीक है। कंपनी हो गई, जनरल इलेक्ट्रिक्स कॉरपोरेशन इत्यादि सब जगह प्रबंध का अपना एक महत्व होता है। सीधी सी बात है कि कुछ भी करना है आपको तो प्रबंध के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। चलो देखिए इसके बाद अब देखिए प्रबंध का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। साधन, देखिए संसाधनों का कुशलतम उपयोग। प्रबंध का क्या महत्व है कि जो भी आपके पास संसाधन है, भूमि जल मिट्टी वगैरह, उन संसाधनों का ठीक से व्यवस्थित प्रबंध हो सके, कोई प्रदूषण ना करे ज़्यादा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आपके पास एक अच्छा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा या जो भी आपके पास संस्था होगी वो पूरा देख रेख मैनेजमेंट करती है उसका। तो जो संसाधन अवेलेबल है, उपलब्ध है, उनका कुशल प्रबंध करना है, ठीक। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, औद्योगिक जटिलताओं का समाधान। आधुनिक समस्याओं में औद्योगिकरण के साथ साथ औद्योगिक जटिलता। अब यहाँ पर उद्योग की जगह हम अगर बात करें कि प्रशासन की जो जटिलताएं होती हैं उनका निराकरण भी कौन करता है, प्रबंध ही करता है, ठीक। इसका अपना महत्व है। जैसे औद्योगिक समस्याओं में जटिलता आ रही है या वृद्धि करना है, वैसे ही लोगों के, भारत को एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को पूरा करना है हमें प्रशासन में, तो वो भी हम किससे करेंगे, उद्योग के स्थान पर आप यहाँ पर प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम प्रबंध के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना, इसके लिए हमने अनिवार्य शिक्षा वाला, राइट टू एजुकेशन वाला अधिनियम लेकर आए हम 2002 में, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो ये भी क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हम पूरी करने के लिए इसे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है, प्रबंध कर रहा है, ठीक है। तो प्रबंध का एक अपना महत्व है। इसके बाद देखिए अगला तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है प्रबंध का, देखिए गलाकाट प्रतियोगिता का सामना। अब जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण हो जाता है, तो ऐसा सब समाप्त करना है समाज में। आज प्रतिस्पर्धा का युग है और प्रत्येक उपक्रम को ना केवल देश को, फर्मों को, वरना विदेशी फर्मों को भी प्रतियोगिता करना पड़ती है। पहले ऐसा होता था कि एक मार्केट में एक ही क्रय या विक्रेता है तो वो अपने हिसाब से लोगों को लूट रहा है, अपने हिसाब से वस्तुएं बेच रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो उसको भी कंट्रोल कौन करेगा, प्रबंध करता है, ठीक। रूल रेगुलेशन बनाता है। आपने देखा होगा कि पहले भैया मोबाइल का रिचार्ज 10 रुपये वाला भी मिलता था, आज 10 रुपये वाला ख़त्म हो गया। कहाँ गया वो, क्योंकि आज मार्केट से क्या हो रही है, धीरे धीरे कंपनियां कम हो रही है। मार्केट में केवल 3 कंपनियां बची है, BSNL बचा है आपका, एयरटेल बचा है, आइडिया बचा है, ये प्रमुख कंपनियां हैं, ठीक है। और जियो है, ठीक है। तो जियो आया, उसके बाद बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। तो ये क्या हो गया, गलाघाट प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई समाज में। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, ट्राई करेगा, कौन करेगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रूल रेगुलेशन बनाता है कंपनियों के लिए। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रबंध तो कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर का, ठीक। तो ये इसका महत्व है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए चौथा पॉइंट है हमारा वृहत आकार के उपक्रमों का कुशलतापूर्वक संचालन। अब देखिए यहाँ पर उपक्रम की जगह हम क्या कर सकते हैं, संस्था का संचालन, ठीक है, या प्रशासन का संचालन कुशलतापूर्वक, उसको मैनेजमेंट करना है। प्रबंध जो मैनेजमेंट होता है वही उस किसी संस्था को ठीक से चलाता है। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा क्या कह रहा है, पांचवा। देखिए पांचवा पॉइंट है देखिए पांचवा पॉइंट कह रहा है हमारा राष्ट्र का विकास एक देश का तेजी। देखिए राष्ट्र का विकास करना है तो प्रबंध अच्छा करना पड़ेगा। अगर राष्ट्र का विकास नहीं करना है तो देश का प्रबंध नहीं हो सकेगा। इसका उदाहरण दे सकता हूं मैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का विकास देख लो और भारत का विकास देख लो, ठीक है। तो जिस देश का प्रबंधक जितना अच्छा होगा उस देश का विकास उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। और जिस देश में जितने ज़्यादा कुशल लोग होंगे प्रशासन में उतना ज़्यादा उस देश का विकास होगा, और जहाँ पर जितने कम कुशल लोग होंगे वहाँ पर उतना कम विकास होगा। इसके बाद देखिए तकनीकी, छठा पॉइंट क्या है हमारा, तकनीकी ज्ञान का सदुपयोग। तकनीकी ज्ञान में भारत पाकिस्तान को देख सकते हो, दोनों साथ में आज़ाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान। तकनीकी ज्ञान भारत के प्रबंधक ने नए नए
उस टाइम पे जब देश आज़ाद हुआ, देश में कहीं IIT वगैरह संस्थाएं डालें, एजुकेशन का स्तर उठाया हमने, तो आज विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियों के CEO सब भारत के हैं। गूगल का देख लो आप, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल, उनके CEO भारत के हैं, ठीक है। प्रबंधक कौन है? इंडियंस मिलेंगे आपको। तो तकनीकी ज्ञान, सुचारू सुउपयोग, आज नवीन तकनीकी का तेज़ी से विकास हो रहा है, और भारत और पाकिस्तान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो देश तकनीकी पर काम कर रहा है वो देश जल्दी विकसित हो जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा पैसा डेवलप होगा और वो देश विश्व के प्रमुख देशों की कैटेगरी में आने लगेगा। आज जैसे भारत आ रहा है। इसके बाद देखिए श्रम समस्याओं का समाधान, ठीक है। प्रबंधन क्या करता है? श्रम जो समस्याएं रहती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई उसके बाद जीवन में कई समस्याएं आएंगी। जैसे अभी चल रहा है कि भैया सब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी पेंशन स्टार्ट करो, ये डिमांड उठा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये क्या है? श्रम समस्याओं का समाधान करना है। प्रबंधन क्या करेगा? अब प्रबंधन चाहे तो सभी को पेंशन दे दे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, तो ये समस्या का समाधान हो गया। या जैसे ठंड ज़्यादा गिर रही है तो स्कूलों की छुट्टी लगा दी जाती है, कई बार कॉलेजों की छुट्टी नहीं लगती है, सामान्य स्कूलों की 1st to 8th लग जाती है। तो ये क्या है? ये प्रबंधन तो कर रहा है। आज ही शायद मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है कि सभी जिला कलेक्टर अपने हिसाब से डिसीजन लें कि जिन जिलों में ज़्यादा ठंड है वहाँ पर छुट्टी लगा दी जाए 1 से 8 तक की, ठीक। तो ये क्या है? ये प्रबंधन ही तो कर रहा है, ठीक है। और श्रम समस्याओं का निदान भी करेगा। इसके साथ जो टीचर्स वगैरह होंगे उनकी समस्याएं भी सॉल्यूशन करेगा। इसके बाद जो समाज में जो समस्याएं हैं, जैसे पटवारियों की समस्या होती है, वेतन वृद्धि नहीं हो रही है, काम का बर्डन बहुत रहता है, क्योंकि एक पटवारी के पास 4 से 5 पंचायत होती हैं, तो वो लोग विरोध करते हैं सरकार से, बार बार प्रपोजल बना के भेजते हैं कि भैया नए पटवारियों की नियुक्ति करो, भर्ती करो। इसलिए 9000 वैकेंसियाँ निकाली, ठीक है। इसका रीज़न ये श्रम समस्या थी कि बर्डन बहुत ज़्यादा है। जहाँ 4 घंटे काम करना था वहाँ 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, 12 घंटे काम कर रहे हैं तब भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तब भी किसानों की समस्या सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ? इन समस्याओं का, श्रम समस्याओं का निराकरण करेगा तो कौन करेगा? श्रम समस्याओं का निराकरण मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट के बगैर श्रम समस्याओं का निराकरण कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि और किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्या है हमारा पॉइंट? अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। प्रबंधी क्या करता है? सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। अगर कोई महामारी वगैरह आ जाती, कोरोना आ गया था, तो प्रबंधन ने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या करा? ड्यूटी पे लगा दिया, ठीक है। पंचायतों में देखा होगा, सरपंच हो गया या जो मंत्री हो गए, उन लोगों ने क्वारंटाइन सेंटरों पर बैठे हो, उन्होंने ध्यान दिया कि भैया क्या करना है, क्या क्या हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो सामाजिक दायित्व का भी निर्वाह कर रहे हैं वो, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब ये नहीं कि सरकारी जमाई है ना, बहुत मेहनत करना पड़ती है। चलो इसके बाद देखिए अगला, तो देखिए ये प्रबंध के महत्व हो गए, ठीक है। ये प्रबंध पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य। क्या पढ़ेंगे कल हम? प्रबंध के कार्य और प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत है, ठीक है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।